और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर कौन थे ये आप लोग बताएंगे। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है और पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव या आदिनाथ हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग ये। अगला, पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? तो सहयोगिता से विवाह किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान प्रतापी शासक जो कि पुलकेशिन द्वितीय था, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो 1210 में हुई थी। और इनकी कब्र कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र लाहौर में है, जो कि अब पाकिस्तान में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? या दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो बताएंगे आप लोग इनमें से उग्रपंथी कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनमें से उग्रपंथी नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके शिष्य थे? तो एमजी रानाडे के शिष्य थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर 25 अप्रैल 1809 को किए गए थे। 25 अप्रैल 1809 ये तारीख आप लोग याद रखेंगे। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार्य जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो एक कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूंछ है, जो कि यमुनोत्री हिमनद में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो भारत का सबसे सूखा स्थान लेह है, जो कि लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा लेह और सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भारत का हो जाएगा मासिन राम, जो कि कहाँ किस राज्य में है? ये मेघालय राज्य में है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनन क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में खनिज संपदा दी गई है। तो कालाहंडी ये कहाँ से किसकी है बताएंगे आप लोग। तो कालाहंडी जो कि बॉक्साइट की खान है। जावर ये किसकी है? तो ये जस्ता या सीसा की है। कोलार ये किसकी है? तो कोलार है सोना की, केजीएफ आप लोगों ने देखी होगी। मोसा बनी ये किसकी है? तो मोसा बनी है तांबा की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? 3 4 1 2। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या फिर थार। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? जायरे, नाइजर, नील या फिर अमेजन नदी। तो विषुवत रेखा को 2 बार नील नदी काटती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ सितंबर 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी। और 1982 में कब की गई थी? तो 12 जुलाई और 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया? तो सबसे पहले रेल का बजट अलग से जारी किया जाता था, लेकिन 2017 से 17-18 से ये एक साथ जारी होने लगा केंद्र बजट के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और बजट कब पेश किया जाता है? तो यह 1 फरवरी को पेश किया जाता है। तो 1 फरवरी 2017 को भारत का केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे पूछेगा मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपका जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, सरकार का कुल व्यय, सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो राजकोषीय घाटे का मतलब होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां रेसिडुअल पावर्स का विचार संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, बताएं आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से लिया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है संविधान का भाग 20 और 1 के अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताएंगे आप लोग इनमें से। एनी बेसेंट, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर सुचेता कृपलानी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या अपनी स्वयं की ओर से। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं आप लोग बताएंगे। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, डायप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायप्टर किसकी इकाई है बताएंगे आप लोग। तो ये लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और आप लोग बताएंगे निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, बताएंगे आप लोग। तो निकट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है तथा फिर घटती है। तो यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि अपरिवर्तित रहती है, कोई उस पर अंतर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये प्लाग्रा इसकी कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, हिंदी का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? बताएंगे आप लोग। कवित्री, कवित्री, कवयित्री या कवियित्री। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पद, चरण, नव, पग। तो इनमें से समानार्थी शब्द कौन सा है, एक बार फिर पढ़ते हैं। पद, चरण, पग, ये तीनों पैर शब्द के समानार्थी है लेकिन नव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है या बिजली का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? सरूरी, तनिया, रमणी, दामिनी। तो इनमें से बिजली शब्द का पर्यायवाची है जो कि दामिनी है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? सबसे पहले वाक्यों को पढ़ते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो इनमें से सही वाक्य है एक गुलाब की माला खरीद लेना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? तो जो युद्ध में स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? बताएंगे आप लोग कितने जिलों में संचालित किया जाएगा। तो ये 416 जिलों में संचालित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला, फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है अटल सुरंग को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, हेनले
एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का 27वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEE का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है भारत को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? बताएंगे आप लोग कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है 100वां? तो ये ओपन बन गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ेगा? तो ये चीन को पीछे छोड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना वाराणसी शहर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेट के एग्जाम के लिए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो वाराणसी में की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पिछले भी प्रैक्टिस सेट में ये कर चुके थे। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, ये सही है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर, लगभग 341 किलोमीटर, ये भी सही है। यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदारिया गांव तक बनाया गया है, तो ये भी सही है। ये गलत है, मंदारिया तक बनाया गया है। अगला है, इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक हवाई पट्टी निर्मित की गई है। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड ये सही नहीं है कि एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया गया है, बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सबसे पहले पढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोर्गोहेन ने जीता है, ये सही नहीं है। पीवी सिंधु ने महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा के एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता है, सही। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फील्ड हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला, अबू धाबी की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी की राजधानी है यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नीदरलैंड की राजधानी, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ध्यान रखेंगे। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और इटली की राजधानी रोम है, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है, बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1084 की माँ पुस्तक के लेखक हैं महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप लोग बताएंगे उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है? तो उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप लोग बताएंगे। तो राज्यसभा है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत और लोकसभा है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे ये। अगला, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है 57वां दामोदर मावजो को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और 56वां किसे प्रदान किया गया? तो 56वां प्रदान किया गया नीलमणि फूफन जूनियर को, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो बताएंगे आप लोग। मार्च 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश